Students, today we will discuss about the major abiotic factors. ऐसे कौन से abiotic factor है जो एक इकोलॉजी, किसी पर्टिकुलर एरिया की इकोलॉजी को इफेक्ट करती है. सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर. हमें पता है टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो किसी भी इकोलॉजी को इफेक्ट करता है. हमें पता है कि जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं किसी भी जगह का एवरेज टेम्परेचर चेंज होता है. विंटर सीजन में और कोई टेम्परेचर होता है हमारे इंडिया में और समर सीजन में कोई और होता है. नेक्स्ट, जब हम किसी इक्वेटर से पोल्स की तरफ या फिर प्लेन एरिया से माउंटेन टॉप्स की तरफ जाते हैं तब भी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है. तो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि जैसे ये टेम्परेचर चेंज कर रहा है उसी तरह जो हैबिटेट्स हैं वो भी यूनिक बनती जा रही हैं. किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर हैबिटेट होगी. जैसे थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी थर्मल वेंट्स, ये एक ऐसी जगह है, ऐसे हैबिटेट्स हैं यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है. तो हर एक स्पीसीज की अपनी एक पर्टिकुलर हैबिटेट होती है जो दूसरी हैबिटेट में एडजस्ट नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री की अगर हम बात करें तो वो कनाडा, जर्मनी जैसी कंट्रीज में ग्रो नहीं कर पाएगा. सिमिलरली स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं रह पाएंगे एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. तो जो किसी भी हैबिटेट का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वो ऑर्गेनिजम्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसे इफेक्ट करता है, बिकॉज एंजाइम्स की काइनेटिक्स जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. किसी भी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, बायो एंजाइम्स होते हैं, तो वो कैसे वर्क करते हैं वो उस जगह का टेम्परेचर डिफाइन करता है. So thus temperature affects the physiological functions of the organism. नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है उसे टॉलरेट कर सकते हैं. मीन्स बहुत कम टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स बहुत कम होते हैं और उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल. डू रिमेंबर दिस, यूरीथर्मल कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को. नेक्स्ट, जो ऐसे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज पे रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कि मतलब इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्टीनोथर्मल. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की थर्मल टॉलरेंस कितनी है, कितना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर पाता है, वही जो है वो डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है कि वो ऑर्गेनिज्म की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर राइज होता है अर्थ का, तो वो क्या इफेक्ट करेगा. सिमिलरली जो स्टीनोथर्मल होंगे जो सिर्फ एक नैरो रेंज टेम्परेचर पर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है किसी भी इकोलॉजी को, दैट इज वाटर, कि उस जगह पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है. डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में बहुत कम वाटर होता है. तो डेजर्ट्स में फिर कैसे एनिमल्स रह पाएंगे, ओनली दैट टाइप ऑफ एनिमल्स जिनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं वहाँ सर्वाइव करने की, कम वाटर की अवेलेबिलिटी में रहने की जिनकी स्पेशल अडेप्टेशंस होंगी वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे फिर यहाँ पर. तो नेक्स्ट आता है ऐसे टाइप एनिमल्स जो ओशंस, लेक्स, रिवर्स में रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है. यहाँ पर लिखा हुआ कि आप क्या सोचते हैं कि जो वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, क्या उन्हें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो भी पर्टिकुलर हैबिटेट्स, पर्टिकुलर उनकी ऐसे वाटर कंपोजिशन, पीएच कितनी है वहाँ पर, कैसे कम पीएच पर कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, ज़्यादा पीएच पर कौन से होंगे, जो वाटर है वाटर का टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे. तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए केमिकल कंपोजिशन, पीएच ऑफ वाटर की सैलिनिटी कितनी है, वो सभी चीज़ें इफेक्ट करती हैं एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को. तो सिमिलरली एज कम्पेयर टू यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जो सिर्फ एक नैरो रेंज पर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टीनोहेलाइन. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव कर पाते हैं
सी वाटर में नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन चेंज होगी, सैलिनिटी आएगी वाटर में, तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आएगी, तो ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होंगी बॉडी पे तो उनमें ऑस्मोसिस हो जाएगी, तो सेल्स यहाँ पर या तो श्रिंक कर जाएंगे या फिर बर्स्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी वजह से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सी वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकते। बताने का ये फायदा मीन्स यही है कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव देयर डिफरेंट हैबिटेट्स। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इज लाइट। हम जानते हैं कि प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो वी नो दैट सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ्स ऑफ प्लांट्स। तो नेक्स्ट हमें ये पता है कि ऑटोट्रॉप्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऐसी प्लांट स्पीसीज आती हैं जैसे हर्ब्स एंड श्रब्स वगैरह, तो वो कम लाइट के लिए अडेप्ट होती हैं, क्योंकि वो उन पे शेडो पड़ती रहती है जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनकी, तो वो ऐसे अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं कि उन्हें कम लाइट चाहिए, लो लाइट कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिससे भी वो सर्वाइव कर पाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि फ्लावरिंग होनी होती है। सनफ्लावर आप देख सकते हो, सनफ्लावर की एग्जांपल में ये इजीली हमें पता चल सकता है कि जिस टाइप जहां पर सन रोटेट होता है, जो फ्लावर है सनफ्लावर का वो भी उसी साइड को रोटेट हो जाता है। फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली इंटरप्रेट दैट सनलाइट इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। नॉट ओनली प्लांट्स बट एनिमल्स ऑल्सो। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी सीजनल वेरिएशंस होती हैं, जिन्होंने माइग्रेट करना होता है, रिप्रोडक्टिव फेजेस आते हैं, तो उसके लिए भी वो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, फोटो पीरियड्स की ड्यूरेशन पर डिपेंड करते हैं कि कितनी लाइट आ रही है। नो डाउट जैसे हम बात कर रहे हैं कि सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर हमें ये भी पता है कि यूवी कंपोनेंट भी है, जो सन रेज आ रही हैं, तो ये जो यूवी कंपोनेंट है इट इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इफेक्ट करती हैं, बहुत सारी डिसीजेस बॉर्न होती हैं ड्यू टू यूवी रेडिएशंस। सो यहाँ पर ये एक लिमिटेशन भी है सनलाइट की कि अगर उसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं साथ साथ। सो द फोर्थ एंड लास्ट एबायोटिक फैक्टर इज सॉइल। इट इज अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी जगह की सॉइल का नेचर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो डिपेंड करता है कि वहां पर क्लाइमेट कैसा रहा होगा, वेदरिंग प्रोसेसेस कैसे हुए होंगे, ठीक है, इन सभी चीजों पर। नेक्स्ट जो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी सॉइल कंपोजिशन, उसके ग्रेन्स का साइज, उसमें पर्कुलेशन रेट कितना है वाटर का, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी सॉइल की कंपोजिशन कैसी है उसे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर्स जैसे सॉइल की पीएच कितनी है, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सभी। इन सभी से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं कि मान लो ऐसे प्लांट्स ऐसे एरिया में ही ग्रो करेंगे, ऐसी सॉइल चाहिए उन्हें ग्रो करने के लिए। तो सिमिलरली प्लांट्स पे फर्दर डिपेंड करेंगे एनिमल, क्योंकि एनिमल्स जो हैं जो मान लो एक प्लांट पे डिपेंड करते हैं वो भी उसी एरिया में होंगे जिस एरिया में वो प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स सॉइल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द हैबिटेट्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। तो ये 4 एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनमें टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आते हैं।